हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आपको पता है, ये मॉडर्न इंडिया की तीसरी मेरी क्लास है। पहले दो मैंने पूर्वावलोकन की क्लास ले लिया है। आप लोग मेरे चैनल नॉकटर्नल एस्पिरेंट पे जाके उन दो क्लासों को देख लीजिए। आज हमारी तीसरी क्लास है। जो हम इसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे दोस्तों, वो हम पढ़ेंगे। आज हम जो दोस्तों इसमें पढ़ेंगे, ये हम सब पढ़ चुके हैं। आप हमारी पुरानी क्लास पे जाके देख लीजिएगा। आज जो हमारी क्लास चलेगी वो सीधे सीधे चलेगी गवर्नर जनरल की। ठीक है, क्लासेस जो चलेंगी अभी यहाँ से चलेंगी दोस्तों, क्योंकि इसके पहले की क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ चलिए, पहला सवाल आपके सामने मैं खोल दिया। हम थोड़ा सा बात करेंगे गवर्नर जनरल के बारे में, थोड़ा सा इनका बेसिक्स समझेंगे। क्या थे, कैसे थे, कौन कौन से थे, कौन से इंपॉर्टेंट है, कहाँ से हैं, क्या है, थोड़ा सा बेसिक्स समझेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन में जैसे जैसे आते जाएंगे मैं डिटेल में क्या करूँगा, बताता जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हमको पता है कि जो हमारे पहले बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव जी, जिसके बारे में हमने अभी पिछली क्लास में ही बात की। हमने बताया कि उनको ही क्या किया था, भारत में प्रशासनिक मतलब स्टार्टिंग को क्या करता है, उनको नियंत्रण माना जाता है दोस्तों। ठीक है, उनको ही माना जाता है। तो ये क्या है, हमारी आज जो तीसरी क्लास है उसमें हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जैसे हमने पढ़ा, तो प्लासी के युद्ध के बारे में जैसे हमने देखा, तो प्लासी के युद्ध में भी रॉबर्ट क्लाइव जी थे। उसके बाद इलाहाबाद की अगर संधि की बात करेंगे, जो 1765 में दो संधियाँ हुई। एक अवध के नवाब के द्वारा, एक मोहम्मद वो मुग़ल बादशाह के लिए पहली जो इलाहाबाद की संधि हुई मुग़ल बादशाह के साथ हुई। जो दूसरी संधि हुई वो अवध के नवाब के साथ हुई दोस्तों। ठीक है, तो जैसे हमने पहले भी बात कर ली, हम आगे भी बात कर रहे हैं धीरे धीरे, और चीज़ें क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, और हम देखते रहेंगे। तो जो दूसरे गवर्नर जनरल बन के आए वो कौन थे दोस्तों, वेरेलस थे। कौन थे दोस्तों, वेरेलस थे। आप लोग अगर आपको लगे इंपॉर्टेंट क्लास लगे तो आप लिखते रहिए। आप अपने सुविधा के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। आपको लगे कि क्या है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप क्या करते रहिए, लिखते रहिए। ठीक है, जो दूसरे थे वो वेरेलस थे, जो इनका समय था वो 1767 से 1769 था। 1767 से 1769। ठीक है दोस्तों, इसके पहले आप देखेंगे तो जो हमारे क्या थे, 1757 से 1760 के आसपास रॉबर्ट क्लाइव जी थे। उसके बाद 1765 से 1767 बने। ठीक है, दो बार। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव 1700 क्या थे, 1757 से दोस्तों थोड़ा सा बेसिक्स बात करेंगे, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। 1757 से 1760 थे, फिर लगभग क्या है 65 के आसपास आए थे। ठीक है, ये क्या था, रॉबर्ट क्लाइव जी का था। रॉबर्ट क्लाइव का था। ठीक है, ये रॉबर्ट क्लाइव का था। जो दूसरे थे वो वेरेलस थे। अब इनके समय क्या क्या चीज़ें हुई उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1767 से 69 तक, आप ऐसे याद कर सकते हैं। जो 1767 से 69 तक जो प्रथम आंग्ल मैसूर हुआ वो इन्हीं के समय हुआ दोस्तों। क्या हुआ, प्रथम आंग्ल मैसूर जो हुआ वो इन्हीं के समय हुआ था दोस्तों। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं तो जो बंगाल का सबसे पहले नवाब, जिसको हम गवर्नर जनरल बोलते हैं, वारेन हेस्टिंग्स। आप लोगों ने नाम सुना होगा, वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम सुना है, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है इनका, वारेन। आप लोग लिखते जाइए अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे थोड़ी सी। अब जो इनका शासनकाल था दोस्तों वो क्या था, वो 1773 से 1785। कितना था, 1773 से 1785। याद रखिएगा। अभी मैं क्या करूंगा, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में अभी बता रहा हूं, उसके बाद हम सवाल करेंगे और सवाल सॉल्व करेंगे। अब इनके समय क्या हुआ था, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था वो इन्हीं के समय आया था दोस्तों। क्या हुआ था, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था वो इन्हीं के शासनकाल में आया था दोस्तों। 1784 में रोहिला युद्ध, याद रखिएगा, 1784 में रोहिला युद्ध। क्या दोस्तों, रोहिला युद्ध। वो भी क्या हुआ था, वारेन हेस्टिंग्स जी के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। 1775 से 1782 तक प्रथम मराठा युद्ध हुआ, जिसमें 1782 की सालबाई की संधि हुई दोस्तों। 1775 से, याद रखिएगा, 1775 से 1782 के बीच क्या हुआ, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। क्या हुआ, प्रथम मराठा युद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, लिखे दे रहा हूँ साइड में, आप लोग समझ जाइएगा। मराठा
युद्ध हुआ, ठीक है। इसी में क्या हुआ था दोस्तों, 1782 में, याद रखिएगा, क्या सालबाई की संधि हुई थी। क्या हुई थी दोस्तों, सालबाई की संधि हुई थी, ठीक है दोस्तों। किसके समय हुई थी, याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स के समय हुई थी। किसके समय हुई थी, वारेन हेस्टिंग्स के समय हुई थी दोस्तों, ठीक है। और आगे दोस्तों जब हम बात करते हैं तो जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, प्रथम मराठा युद्ध इसी के समय हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर कब हुआ, 80 से 84। आप लोगों को मैंने कल ही बताया था, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ दोस्तों, क्या हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, वो भी इन्हीं के समय हुआ दोस्तों। वो उसका समय जो था 1780 से 1784। आप लोग लिखते जाइए, आपको इंपॉर्टेंट लगे आप लोग लिखते जाइए, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको इंपॉर्टेंट लगे वहाँ वहाँ आप लिखते जाइएगा, ठीक है। 1784 में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव पड़ी, वो भी इन्हीं के समय में हुई, ठीक है दोस्तों। जो 1784 में क्या, जो 1784 में दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना हुई दोस्तों, वो भी इन्हीं के शासनकाल में हुई थी दोस्तों, ठीक है। आगे जब हम बात करेंगे तो ये क्या हुए, ये प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में हुए थे। जो सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति थी वो वारेन हेस्टिंग और लाल विलेज जली से संबंधित थी। क्या दोस्तों, सुरक्षा प्रकोष्ठ, याद रखिएगा, या घेरे की नीति, जो घेरे की नीति थी वो वारेन हेस्टिंग्स और विलेज अली और वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स के समय हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये हमने बात की किसकी बात दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में हमने बात की। फिर इसके बाद धीरे धीरे दोस्तों आगे क्या करता रहेगा, आगे आता रहेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे जब बात करते हैं किनकी, आगे हम लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं, जिसको सिविल सर्विस का संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उनका समय अगर देखते हैं तो 1786 से 1793 और 1850। याद रखिएगा किनकी बात कर रहे हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस की। किनकी, कॉर्नवालिस की, लॉर्ड कॉर्नवालिस की। उनका जो समय था दोस्तों क्या था दोस्तों, जो उनका समय था वो 1786 से 1793 था। याद रखिएगा जो उनका समय था वो क्या था, 1786 से 1793 था। क्या था, 1786 से 1793 तक। फिर 1805 में एक बार फिर क्या करते हैं, आते हैं, ठीक है। अब इनके द्वारा क्या क्या किया गया था दोस्तों, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वो भी 1792 से 90 से 92 चला, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। जैसे हम तृतीय आंग्ल मैसूर की बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं दोस्तों, लिखते जाइए आप लोग, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, वो कब हुआ था, 1790 से 92 में, ठीक है दोस्तों। वो इन्हीं के समय हुआ था दोस्तों, जिसमें श्रीरंगपट्टनम 92 में दोस्तों क्या हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी दोस्तों। क्या हुआ था, 92 में ही श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी दोस्तों। क्या हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। स्थायी बंदोबस्त जो 1793 में आया वो लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बार बार सवाल पूछा जाता है
क्या? स्थायी बंदोबस्त। क्या पूछा जाता है दोस्तों? अस्थाई बंदोबस्त। किसके समय दोस्तों? याद रखिएगा, जो 1793 में आया वो किसके समय आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा आया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आप अपने दिमाग में एकदम सेट रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे जैसे कि हम बात करेंगे, जो हमारे अगले होंगे वो सर जॉन शोर होंगे, जो मराठा निज़ाम के बीच जो खरदा की लड़ाई। फिर इसके बाद जो आएंगे वेलेज़ अली का, हमने इसके पहले ही नाम लिया। जो हमारे नए आएंगे वो दोस्तों क्या आएंगे? वेलेज़ अली। क्या आएंगे? वेलेज़ अली। पहली बात तो याद रखना है, वेलेज़ अली ही क्या है? सुरक्षा की प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से संबंधित थे वारेन हेस्टिंग्स के साथ। ठीक है दोस्तों, वेलेज़ अली को इम्पोर्टेंस इसलिए देते हैं कि 1798 से 1805 का इनका जो समय है, याद रखिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। 1700 कितना दोस्तों? 1758 से 1758 से कितना दोस्तों? 1798 से 1805। ठीक है दोस्तों, 58 नहीं, याद रखिएगा, 1798 से 1805 का इनका जो समय है। 1798 इसलिए बात कर रहा हूं मैं कि 1798 जब बात कर रहा हूं तो क्या हुआ? सहायक संधि। याद रखिएगा, सहायक संधि की नीति की प्रारंभ सबसे पहले यहीं से क्या हुई थी? यहीं से शुरू हुई थी। जो पहला हमारा राज्य था वो हैदराबाद के निज़ाम थे, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पेशवा, फिर बरार के भोसले, फिर सिंधिया, फिर जयपुर, फिर बूंदी और भरतपुर दोस्तों। ठीक है, जो हमारा 1798 में सबसे पहले आया वो हैदराबाद के निज़ाम आए। अगर क्या करेंगे? सहायक संधि की बात करेंगे। सहायक संधि किसके द्वारा लाई गई दोस्तों? वेलेज़ अली के द्वारा। किसके द्वारा लाई गई? वेलेज़ अली के द्वारा लाई गई दोस्तों। तो सबसे पहले जो हमारा राज्य आया वो कौन आया दोस्तों? 1798 में हैदराबाद के क्या है दोस्तों? निज़ाम। हैदराबाद सबसे पहले सहायक संधि के रूप में आया दोस्तों। उसके बाद कौन आया? मैसूर आया, फिर तंजौर आया दोस्तों, फिर अवध आया, फिर कौन आया? मैसूर आया दोस्तों, फिर तंजौर आया दोस्तों, फिर मैसूर। याद रखिएगा क्रम से। फिर मैसूर आया, वो कब आया? 1799 में। फिर कौन आया दोस्तों? तंजौर आया, वो भी 1799 में आया, लेकिन वो अक्टूबर में। ठीक है, सहायक संधि के रूप में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो आता है वो क्या है? अवध आता है 1801 में, फिर पेशवा आते हैं 1801 में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या आता है? अवध आता है 1801 में, लेकिन ये नवंबर में। ठीक है, फिर दोस्तों पेशवा आते हैं, वो दिसंबर में। कब? 1801 ही में। ठीक है दोस्तों, आपको इनका लाइन लगाने के लिए, असेंडिंग आर्डर में लगाने के लिए आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप क्या करिए? याद रखिएगा। फिर इसके बाद बरार के भोसले आते हैं 1803 में, फिर सिंधिया आते हैं 1804 में। फिर क्या आते हैं? बरार के दोस्तों, बरार के भोसले आते हैं। दोस्तों कौन आते हैं? बरार के भोसले 1803 में। फिर कौन आते हैं दोस्तों? इसके बाद आते हैं सिंधिया। क्या आते हैं दोस्तों? सिंधिया आते हैं 1804 में। ठीक है दोस्तों, फिर कौन आते हैं? सिंधिया आते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये था क्या? लॉर्ड वेलेज़ अली की बात। ठीक है दोस्तों, फिर थोड़ा सा धीरे धीरे आते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं विलियम बेंटिंग जी 1828 में 1835। याद रखिएगा इनका शासनकाल। विलियम बेंटिंग जी, विलियम बेंटिंग। अठारह से 1835। ठीक है, इनका शासनकाल याद रखिएगा 1828 से 1835। अब इन्होंने 1829 में सती प्रथा का सबसे पहले रोक इन्हीं के शासन। याद करिए क्या करेगा? 1829 में पूछेगा कि सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? तो विलियम बेंटिंग के द्वारा। ठीक है, क्या दोस्तों? सती प्रथा का उन्मूलन। सती प्रथा का उन्मूलन।
लिखते जाइएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो तो आप क्या करिए, लगातार लिखते जाइएगा। ठगी प्रथा का अंत 1830 में इन्हीं के समय हुआ दोस्तों। 1830 में दोस्तों क्या, ठगी प्रथा का अंत। ठीक है दोस्तों, ठगी प्रथा का अंत इन्हीं के समय हुआ दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आगे जब हम बात करेंगे दोस्तों तो इन्हीं के समय जो क्या हुआ, चलिए आगे हम जब बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया, भ्रमणकारी न्यायालयों की समाप्ति की। आगे चलिए हम लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं। किनकी, लॉर्ड डलहौजी के। लॉर्ड डलहौजी का जो समय था वो 1848 से 1856 था। क्या दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी, क्या हो इनका समय है 1856 से 1848 से 1856, याद रखिएगा दोस्तों। क्या, 1848 से 1856। ठीक है, अब इनके समय क्या क्या हुए, जो चीज़ें हुई थोड़ा थोड़ा समय बता दे। तो जैसे बर्मा या पेगू का विलय 1852 में इन्हीं के समय हुआ। ठीक है दोस्तों, बर्मा का विलय इन्हीं के समय हुआ। कब, 1852 में। 1852 में बर्मा यानी म्यांमार का विलय, ठीक है दोस्तों, इन्हीं के समय हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है दोस्तों, आगे जब हम बात करेंगे किसकी, लॉर्ड कर्जन वगैरह। ये फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जब आगे चलते जाएंगे तो इन सब के बारे में धीरे धीरे क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करते जाएंगे। चलिए हम अपने पहले सवाल पे चलते हैं और हमारा पहला सवाल आपके सामने, आपके स्क्रीन के सामने है। बताइए, रॉबर्ट क्लाइव से लेके पहला ही सवाल आ गया। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्या एकदम सही है दोस्तों, बताइए जल्दी से, क्या ये एकदम सही कह रहे हैं कि रॉबर्ट क्लाइव भारत के बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे? विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बताइए क्या सही है? तो वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में माना जाता है। किनको माना जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को दोस्तों। किनको? वारेन हेस्टिंग्स को। अब दोस्तों इनका शासनकाल कितना था? 1772 से 84 तक। ठीक है, याद रखिएगा 1784 तक। ठीक है, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया और विलियम बेंटिंक को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में माना जाता है। तो यस, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में माना जाता है। ऑप्शन 2 मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, वही सवाल रिपीटेड है, कुछ नया नहीं है इसमें। तो हमको पता है वारेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं थी। ठीक है, जहाँ रुकने की बात होगी वहाँ पे क्या करूँगा, मैं रुकूंगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, अभी हमने जस्ट बात की, कौन है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, बताइए। अच्छा, ये वाले सवाल में क्या पूछा था? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो याद रखिएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स नहीं थे। ये क्या थे? ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। क्या थे? बंगाल के गवर्नर जनरल थे। भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वो विलियम बेंटिंक जी थे। कौन थे? विलियम बेंटिंक जी। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ से क्वेश्चन बंगाल भारत का नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? बंगाल का। ठीक है, तब ये क्या होंगे आपके, ये सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल पे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक जी, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है दोस्तों। क्या है? ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे देखिए, आपको बताना है क्लाइव को पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वारेन हेस्टिंग्स का गवर्नर जनरल बनना। बताइए उपर्युक्त में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में आपको बताना है। तो जल्दी से आप लोग क्या करिए, बताइए कौन किस समय हुआ था दोस्तों, बताइए। अभी हमने बात किया जो बक्सर का युद्ध था, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। 22 और 23 अक्टूबर याद रखिए, इसीलिए बार बार बोलता हूँ डेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। 1764 में हुआ था जो हमारी इलाहाबाद की संधि हुई थी दोस्तों। वो कब हुई थी?
अगर एग्जैक्ट डेट की बात करेंगे तो अगस्त में हुई थी, सब लोगों को पता है, 8 अगस्त 11 अगस्त, ठीक है। अगस्त कब? 1765 में हुई थी दोस्तों। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, क्लाइव कब पुनः आए? 3 मई 1765 में। कब आए दोस्तों? 3 मई 1765 में, याद रखिएगा 3 मई 1765 में क्या हुआ? क्लाइव का पुनः आगमन। वारेन हेस्टिंग्स का गवर्नर जनरल कब बने? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में दोस्तों, याद रखिएगा 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तभी क्या किया गया था? इनको गवर्नर जनरल के रूप में माना गया था। तो दोस्तों इसमें से कौन ऑप्शन सबसे पहले होगा बताइए? 1764 वाला, इसका मतलब 3 नंबर पहले होगा दोस्तों। तो अब ये और ये क्या हो गए? कट गए दोस्तों, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो एक होगा, 3 के बाद एक, उसी में एक अभी बचता है। लेकिन और देखते हैं इसके बाद क्या होगा दोस्तों। तो इसका मतलब इसका बी आंसर सही होगा दोस्तों। क्या होगा? बी आयोग ने इसका सही माना है। चलिए 5वें नंबर सवाल पे पहुंचते हैं। 5वां नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखिएगा, ये अंडरलाइन कर लीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है। किसके सही नहीं की बात करता है? जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कार्नवालिस ने की थी। बताइए क्या ये सही है दोस्तों? हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को जाता है। विलियम बेंटिंग सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था क्योंकि उसने भारत के ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। नहीं दोस्तों, विलियम बेंटिंग को क्या किया गया था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के, हाँ, गवर्नर जनरल के रूप में लाया गया था, गवर्नर के रूप में। और ये क्या थे? बहुत ज़्यादा इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित नहीं किया था। जो इसका कथन सही नहीं होगा वो ऑप्शन सी सही नहीं होगा दोस्तों। डलहौजी ने द्वितीय का सिद्ध, एकदम सही बात है, ये एकदम सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी, असैनिक सुधार, वारेन हेस्टिंग मजबूती और ऊपरी संरचना कार्नवालिस, एकदम सही है दोस्तों। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ये देखिए दोबारा वही सवाल आ गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किनको माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव जी को माना जाता है। तो इसमें कुछ भी नहीं था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अंग्रेजों के विरुद्ध दोस्तों बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। शुजाउद्दौला, आसफुद्दौला, राजा चेत सिंह, राजा महीप नारायण सिंह। तो किसने किया था? राजा जो चेत सिंह थे 1781 में किया थे। बनारस का जो विद्रोह हुआ था कब हुआ था दोस्तों? 1781 में, याद रखिएगा। कब? 1781 में बनारस का विद्रोह हुआ था। जो क्या किए थे? राजा चेत सिंह जी थे, वो उन्होंने क्या किया था? इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इस समय जो तत्कालिक गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में क्या किया था? संरक्षण ले लिया था दोस्तों। चलिए अगले सवाल में कलकत्ता की देखिए अभी इसकी बार मैंने किए थे ना, किस गवर्नर जनरल एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना हुई वो कब हुई थी दोस्तों? बताइए जल्दी से, आंसर करिए। 1784 में हुई थी। कब हुई थी? अभी इसके पहले ही मैंने बात किया था। कब हुई थी? 1784 में हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स जी थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स जी थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ, अभी इसके पहले मैंने बात की, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से और लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तो जो सुरक्षा की प्रकोष्ठ नीति थी वो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित थे, लेकिन वेलेजली इससे संबंधित है और वेलेजली ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पे, रिंग फेस नीति का संबंध निम्न में से किससे है? बताइए दोस्तों, रिंग फेस नीति की संबंध निम्न में से किससे है? हेनरी लॉरेंस से है, डलहौजी से है, वारेन हेस्टिंग्स से है, रॉबर्ट क्लाइव से है। तो जो रिंग फेस या घेरे की नीति थी दोस्तों वो किससे है? लॉर्ड डलहौजी से थी, वो वारेन हेस्टिंग्स से थी दोस्तों। किससे थी? वारेन हेस्टिंग्स से या वेलेजली से संबंधित थी दोस्तों। चलिए अगले सवाल पे, ऑप्शन सी उसका सही आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? बताइए। 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली क्या हुई थी? समाप्त हुई थी। तो किसने समाप्त किया था? आपको ये बताना है दोस्तों।
1765 में शुरू हुई थी, ठीक है, और समाप्त कब हुई थी? तो जो इसके क्लाइव थे, याद रखिएगा, जो बंगाल में द्वैध प्रणाली शुरू करने वाले रॉबर्ट क्लाइव जी थे, वो कब शुरू किए थे दोस्तों? 1765 में शुरू किए थे, ठीक है। कौन किए थे दोस्तों? क्लाइव जी, क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की थी। लेकिन क्या हुआ, इसको समाप्त तो कौन किया था दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स जी। वारेन हेस्टिंग्स कब किए थे? 1772 में जब गवर्नर जनरल बन के आए तभी इन्होंने क्या किया था? इन्होंने, वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था दोस्तों? द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दी थी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो वही सेम चीज किसके द्वारा लागू की गई? मैंने पहले ही बता दिया, जो रॉबर्ट क्लाइव जी थे उनके द्वारा क्या किया गया था? लागू किया गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पे, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा लगाया गया था? बताइए दोस्तों, किस पे लगाया गया था? मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लें। जो वारेन हेस्टिंग्स के अन्याय और निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए सभी दोष को मुक्त कर दिया। दोस्तों महाभियोग किनके ऊपर लगाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर लगाया गया था। दोस्तों किसके ऊपर लगाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स के। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे, किस संसद पर महाभियोग? वही सेम सवाल, वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए अगले सवाल पे, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? वे से वेल्लोर और वे से वेलेजली। दोस्तों क्या होगा? माफी, जॉर्ज बार्लो। वे से वेल्लोर और जॉर्ज बार्लो, ठीक है। मैं थोड़ा सा समय बता दे, जो 1806 में मद्रास की सेना के भारतीय सैनिकों ने एक विशेष प्रकार की पगड़ी पहनने, दाढ़ी मुड़वाने तथा तिलक न लगाने के विरुद्ध विद्रोह किया। इस समय गवर्नर जनरल जॉर्ज बार्लो था। इसी के काल में बैंक ऑफ कलकत्ता की भी स्थापना हुई। वेल्लोर का विद्रोह 1857 की क्रांति का पूर्वगामी भी माना जाता है दोस्तों। तो जो जॉर्ज बार्लो जी थे, उन्हीं के शासनकाल में 1806 में क्या हुआ? 1806 में दोस्तों, क्या कब? 1806 में दोस्तों वेल्लोर का युद्ध हुआ था, ठीक है। और उस समय गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो थे। इसी के समय क्या हुई थी? कलकत्ता, बैंक ऑफ कलकत्ता की भी स्थापना हुई थी। और वेल्लोर के युद्ध को 1857 के पूर्वगामी कहा जाता है। मद्रास में दाढ़ी, पगड़ी पहनने, दाढ़ी मुड़वाने तथा तिलक न लगाने के विद्रोह था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल पे, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए। जो हमारे दीवानी और फौजदारी मामले के श्रेणीबद्ध संबंध के जरिए दोस्तों, जब न्याय प्रदान की नई व्यवस्था अंग्रेजों की नई नींव थी, इसमें वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, मगर कार्नवालिस ने इसे सुदृढ़ किया था। 1773 में कार्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित थी, ठीक है दोस्तों। तो अगर इसकी बात करेंगे तो कार्नवालिस इसका ऑप्शन होगा। शुरू हेस्टिंग्स ने किया था, लेकिन इसको सुदृढ़ कौन किया था? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कहता है? निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधावत सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है? बताइए किसने शुरू किया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो कार्नवालिस जी थे उन्होंने ही सिविल सेवा की शुरुआत की। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए लगातार बने रहिए, आप जुड़े रहिए। आपको अगर हमारी क्लासेस, हमारा सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको कोई फीडबैक है तो आप कमेंट में ज़रूर हमको मैसेज करिए, कमेंट में करिए, और हम आपके फीडबैक का हमारा क्या होगा? स्वागत होगा। आप नॉकटर्नल चैनल एस्पिरेंट पे लगातार जुड़े रहिए, ठीक है। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसके समय हुआ? वही दोबारा सवाल, रिपीटेड सवाल, किसके समय? कार्नवालिस के शासनकाल में हुआ, ठीक है। इसमें कुछ भी नया नहीं था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा जाता था। कोतवाल, दरोगा, अमला, जमींदार को किसको कहा जाता था? बताइए। तो जो हमारा दरोगा था, 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने जमींदारी को उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग कर प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील पे एक थाना स्थापित किया तथा दरोगा नाम का
पुलिस अधिकारी नियुक्त किया। दरोगा की नियुक्ति एवं पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था। किसान दरोगा को कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व मानते थे। किसान दरोगा का कंपनी बहादुर का शानो शौकत का प्रतिनिधित्व मानते थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पे, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है बताइए। ये यूपी में है। कहाँ पे है? ये गाजीपुर में है। ठीक है। जब 5 अक्टूबर 1805 में बंगाल का गवर्नर जनरल था तो भारत में स्थायी बंदोबस्त शुरुआत की थी। ठीक है। वहीं पे गाजीपुर पे इसकी मृत्यु हो गई और यही इसकी कब्र बना दी गई। क्या कर दी गई? तुम्हारी कब्र यहीं पे गाड़ दी गई है। कहते नहीं है तुम्हारी कब्र यहीं बनेगी। ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्न कौन सा कथन लागू नहीं होता है बताइए। कौन सा कथन लागू? दूसरों के खर्च पे एक बड़ी सेना रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, भारतीय रियासतों में उत्तर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो जो क्या था सहायक संधि थी वो क्या है? कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना है। ये क्या हो गया? नहीं लागू होती थी और ये तीनों चीज लागू होता था। ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है और ये सही कह रहा है, ये गलत हो रहा है। ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था बताइए। कौन थे? पेशवा बाजीराव सेकंड, रघुजी भोसले, दौलत राव सिंधिया, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन थे? तो जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे उन्होंने 1801 में जसवंत भाई की हत्या करके इसके परिणाम स्वरूप होलकर ने पुनः आक्रमण कर दिया। 31 दिसंबर 1802 अंग्रेजों से बसीन की संधि की गई और इसी में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों को संरक्षण 1802 में, याद रखिए कब दोस्तों? 1802 में। कब? 1802 में जब बसीन की संधि होती है। क्या होती है? बसीन की संधि होती है। तभी से ही क्या होता है, इन्होंने अंग्रेजों की संरक्षणता को क्या किया? स्वीकार किया। 1802 में बसीन की संधि का हस्ताक्षर किसके किसके मध्य हुआ? देखिए डायरेक्ट ये सवाल आ गया। तो बताइए किसके किसके मध्य हुआ? अभी हमने बात की बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। किसके किसके हुआ? बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। 23 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला हैदराबाद के निजाम। हमने पहले भी बात कर ली है कि जो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अगर सबसे पहला शासक है वो हैदराबाद का क्या है दोस्तों? निजाम है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित की गई बताइए। अभी हमने बात की थी सहायक संधि किसके काल में क्रियान्वित की गई थी बताइए। तो आई किसके समय थी? आई थी जो वो लॉर्ड वेलेस्ली के समय आई थी, लेकिन जॉन शोर के समय क्रियान्वित की गई। यूपीपीसीएस 2011 के मेंस में पूछा गया सवाल है। 25 का ऑप्शन सी या सही उत्तर होगा। चलिए सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। किसने नहीं स्वीकार की थी दोस्तों बताइए? जोधपुर के राजपूत राजाओं ने की थी दोस्तों। बताइए किन्होंने क्या किया था? सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो दोस्तों लगभग सब लोगों ने, हैदराबाद के निज़ाम हमने देखा पहले ही किए थे, इंदौर के होलकर भी किए थे, जोधपुर के राजपूत राज भी मैसूर के शासक ने किया था। तो इसका कोई ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। क्या होगा? इसका कोई ऑप्शन। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो प्रथम भारतीय देशी शासक की अगर हम बात करेंगे तो जो हैदराबाद के निज़ाम थे, बार बार हम बात कर रहे हैं, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पे निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और जिन्होंने लॉर्ड क्या किया था, निम्नलिखित पर विचार करिए। जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की और उसके द्वारा दिए गए संधियों का सही कालानुक्रम है। हैदराबाद सबसे पहले कौन किया था दोस्तों? हमने पहले ही बात की कि सबसे पहले अगर किसी ने किया था तो हैदराबाद ने किया था, फिर मैसूर ने किया था, फिर आगे फिर अवध ने, फिर सिंधिया ने। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर अवध,
फिर सिंधिया। 1 2 3 4 इसका सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगले सवाल पे। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो सहायक संधि किसने किया था दोस्तों? हम बार बार बात कर रहे हैं लॉर्ड वेलेज़ली ने। कब किया था दोस्तों? तो 1800 हम देखे कब किए थे? 1798 में। ठीक है दोस्तों, वहीं से 1805 तक ये आए थे और वहीं पे इन्होंने क्या किया था? सहायक संधि की शुरुआत की थी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था शत्रुओं को विरुद्ध। जैसे कि RAS RTS प्री 1992 में पूछा गया सवाल है। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, अंग्रेजों की प्रभुता स्थापित करना। तो जो इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों को अपनी प्रभुता स्थापित करना था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं? बक्सर की युद्ध 1764। सहायक संधि दोस्तों कब हुई थी? अभी मैंने बात की सहायक संधि कब हुई थी? 1798। कब हुई थी दोस्तों? 1798। अभी मैंने बात की 1798 में क्या हुआ था? सहायक संधि शुरू हुई थी। सबसे पहले हैदराबाद के निज़ामों ने क्या किया था? स्वीकार किया। तो उस समय जब नेपोलियन की शक्ति क्या हुआ दोस्तों? उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहरा रखी थी? बताइए। तो कौन फहरा रखी थी? वेलेज़ली ने। कौन दोस्तों? वेलेज़ली ने। इन्होंने ही क्या किया था? सहायक संधि लेके आए थे। क्या लेके आए थे? सहायक संधि लेके आए थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए 33वें नंबर सवाल पे चलते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध के शासनकाल में किसके शासनकाल में हुआ? बताइए। आंग्ल नेपाल युद्ध पहले हुआ कब? उसके बताइए किसके शासनकाल में हुआ था? तो जो हमारा आंग्ल नेपाल युद्ध था वो किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, जो 1815 में सुगौली की संधि से समाप्त होता है। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 में लेखबद्ध हुई थी। इसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 में किया गया था। इसीलिए आंग्ल नेपाल युद्ध को 14 से 1416 मानते हैं दोस्तों। जो इसका टाइम पीरियड था वो क्या था? 1814 से 1816 था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 1816 था। ठीक है, जो इसमें संधि हुई थी वो सुगौली की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1815 में ही सुगौली की संधि हो गई थी। कब? 1815 में सुगौली की संधि हो गई थी, लेकिन जो मान्य हुई वो 4 मार्च 1816 में मान्य हुई थी। क्या हुई थी? 4 मार्च 1816 में मान्य हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए, सुगौली की संधि हुई थी, तो बताइए क्या लगाओगे आप इसमें? 1815 लगाओगे। क्या लगाओगे? 1815। अभी इसके पहले ही मैंने डिटेल में बता दिया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग में सुमेलित नहीं है? बताइए। कौन किसके शासनकाल में नहीं हुआ? तो हेक्टर मुनरो के शासनकाल में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध। एकदम सही। लॉर्ड हेस्टिंग्स के सामने अभी हमने पढ़ा आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेज़ली चतुर्थ मैंगलोर युद्ध। ठीक है, जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था वो कब हुआ था दोस्तों? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जब हुआ वो किसके समय हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ। किसके समय हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। तो ऑप्शन डी इसका सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए तृतीय आंग्ल ये देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स मैंने बात किया ना, जो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पे। थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर थे? बताइए। थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो जो 1820 और
1827 का समय है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो कह रहा है 1820 और 1827 का समय था। उस समय मद्रास के गवर्नर जनरल के रूप में रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व प्रणाली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था इन्हीं की थी। ठीक है, थॉमस मुनरो ने ही रैयतवाड़ी व्यवस्था, इन्हीं की ही जन्मदाता। और एक कैप्टन रीड थे। कौन थे दोस्तों? कैप्टन रीड, लिख लीजिएगा, कैप्टन रीड भी इसी से संबंधित थे। ठीक है, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित थे दोस्तों, जिन्होंने सर्वप्रथम तमिलनाडु के 12 जिले में लागू हुआ और इसके बाद मद्रास बम्बई के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ता गया। चलिए, इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलिए बताइए, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर के प्रशासन को ले लिया था? बताइए, कौन ले लिया था? बताइए जल्दी से, आप आंसर करिए। वॉइस वगैरह क्लियर है ना मेरी? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। चलिए, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन में ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जी थे। उन्होंने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग को क्या किया था? तथाकथित कुशासन के आधार पे। तो कौन दोस्तों? कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। चलिए, किसे निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन सा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित? बार बार वही सवाल आ रहा है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से कौन संबंधित है? बताइए। तो लॉर्ड कार्नवालिस थे। कौन थे? लॉर्ड कार्नवालिस। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पे, ठगी प्रथा। देखिए, हमने बात की थी ना, ठगी प्रथा का दमन किसके समय हुआ था दोस्तों? बताइए। ठगों के दमन से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित था? तो कौन सा संबंधित था? कैप्टन स्लीमैन। कैप्टन स्लीमैन, जो ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा और भवानी के पूजा करते थे तथा प्राय अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था उनका यह धंधा विधि का विधान है और उनके शरीर की मृत्यु के भाग्य में उसी प्रकार लिखी जाएगी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी प्रथा के वीर में कौन थे? कैप्टन स्लीमैन। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए, ठगों के उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ दोस्तों? बताइए, ठगों का जो उन्मूलन था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो किसके नेतृत्व में हुआ? कैप्टन, अभी इसके पहले हमने बात की, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला बताइए, कौन सा विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया? सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का, धर्म परिवर्तन का, ठगों से संबंधित गिरोहों का दमन। तो धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता का प्रावधान का इन्होंने नहीं किया था दोस्तों। क्या इन्होंने नहीं किया था? जबकि क्या किया था? और तीनों का किया था दोस्तों। ठीक है, तो 3 ऑप्शन कट जाएगा, 3 इसमें है और ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल पे, सती प्रथा को कौन? विलियम बेंटिंक इसका सही आंसर होगा। इसमें कुछ चीज़ें, कुछ नया नहीं था। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो वही विलियम बेंटिंक जी ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पे, हमारा अगला सवाल, विलियम बेंटिंक के द्वारा जाति प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई दोस्तों? तो याद है 1829 में। ये कोई बहुत वो नहीं है, 1829 इसका सही आंसर होगा। हिल असेंबली प्लान, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सवाल है, किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? किनके द्वारा किया गया था? बताइए, किसके द्वारा किया गया था? तो जो क्लीवलैंड थे दोस्तों, जो क्लीवलैंड थे 1776 में रेगुलेशन 1 के द्वारा ये व्यवस्था लाई थी। कौन थे? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे, किस वर्ष बंगाल के दासों को निर्यात को रोका गया था? बताइए, दास प्रथा आपको पता ही है इसके बारे में। तो 1789 में बंगाल के दासों के निर्यात बंद कर दिया गया था। तो जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बताइए ये वाला सवाल, डलहौजी द्वारा अवध को अंग्रेजी राज्य में विलय निम्नलिखित में से किस रीति पे, अभी मैंने बताया किस रीति पे किया था अवध का विलय?
कुप्रशासन के आधार पे दोस्तों। कब किए थे? 1856 में अवध का अंग्रेजी राज में मिला लिया था। कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ये याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी ने कुप्रशासन। ये कितनी बार पूछा गया है? 90, 91, 94 लगातार रिपीटेड 3 साल सवाल का है। ये फिर से पूछा जा सकता है। बघात रियासत का दोस्तों बताइए, बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? तो 1850 में हुआ था। कब हुआ? 1800 बघाट। सतारा सबसे पहले 1848 में, फिर जैतपुर, फिर संबलपुर, फिर बघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करेंगे किसकी, तो सतारा की। किसकी बात करेंगे? सतारा की दोस्तों। सतारा कब हुआ? 1848 में। कब हुआ दोस्तों? 1848 में, ठीक है। फिर उसके बाद कौन हुआ दोस्तों? जैतपुर और संबलपुर 1849 में। दोस्तों कौन? जैतपुर और संबलपुर। कब दोस्तों? 1849 में, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों जैतपुर संबलपुर के बाद कौन दोस्तों हुआ? फिर उसके बाद हुआ आपका बघाट। कब? 1850 में दोस्तों। कब हुआ? बघाट। कब हुआ? 1850 में। अब इसके बाद कौन हुआ दोस्तों? बताइए जल्दी से। उदयपुर कब हुआ? 1852 में। झांसी कब हुआ? 1854 में। उदयपुर कब हुआ? उदयपुर 1852 में। और झांसी कब हुआ दोस्तों? झांसी कब हुआ? 1854 में। तो क्या सही होगा? 1850 इसका सही आंसर होगा। अपने सवाल पे चलते हैं। बघात क्या होगा? 1850, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अपने अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? बताइए। सतारा को मिलाया था, अवध को मिलाया था, सिंध को मिलाया था क्या दोस्तों? सिंध को मिलाया था। ग्वालियर को नहीं मिलाया था, सिंध को भी इन्होंने मिलाया था। इसका मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए ठीक है। फिर अब हमें 51 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया आपके सामने। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। तो बताइए, अभी मैंने बताया अवध का विलय कब हुआ था, जल्दी से आप बताइए। और अवध का विलय कब हुआ था? 1856 में हुआ था। कब हुआ था? 1856 में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। चलिए, विलय के सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम देखिए। मैंने बताया ना, सबसे पहले क्या होगा दोस्तों? सतारा होगा, फिर बघाट होगा, फिर क्या होगा? उदयपुर होगा, फिर झांसी होगा। अगर सबकी बात करेंगे तो क्या होगा? 1848, फिर बघाट 1850, फिर उदयपुर 1852, फिर 1854। तो ठीक है, याद रखिएगा। तो पहले क्या होगा? 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4। किसमें है? कोई ऑप्शन नहीं है क्या दोस्तों? सी नंबर 1 3 4 2। अच्छा हाँ, 1 3 2 4 नहीं, 4 2। सी नंबर, सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित है? बताइए कौन सा सुमेलित है? सतारा गलत है क्योंकि 1848 अभी हमने पढ़ा। 1848 में पंजाब का है ही नहीं। 1856 एकदम सही है, सी एकदम सही है। झांसी का 1854, 56 हमने पढ़ाई। ठीक है, 54। ठीक है। चलिए अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से किसे विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की गई? बताइए किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? 54 नंबर का। तो जो डलहौजी था उसने ही क्या किया था? विलय की नीति लाया था। तो ऑप्शन सी 54 का एकदम सही होगा। 55 नंबर। ब्रिटिश सरकार द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से एक का शासक हटा दिया था। तो किसके शासक को हटा दिया था दोस्तों? बताइए 55 में से। तो जो अवध था उसके शासन को क्या किया गया था? हटा दिया गया था। क्या किया गया था? हटा दिया गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय पर क्रम बताइए। तो सबसे पहले सतारा होगा दोस्तों, फिर क्या होगा? संबलपुर होगा,
फिर क्या होगा, झांसी होगा। तो 3-2-1 3-2-1 3-2-1 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा हुआ, बताइए। तो सबसे पहले 57 का क्या होगा, सतारा, बार बार बात कर रहे हैं, सतारा, फिर संबलपुर जैतपुर, फिर क्या होगा, फिर बघाट होगा, फिर क्या होगा, फिर उदयपुर, फिर झांसी होगा। ठीक है, याद रखिएगा व्यक्तिगत नीति के सिद्धांत। चलिए अगले सवाल पे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा है, तो वही क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बार बार वही सवाल। जेम्स एंड्रूज रैमसे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था, बताइए। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी को ही हम क्या करते हैं, अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, और ये इसका जो वास्तविक नाम था जेम्स एंड्रूज ब्राउन। क्या नाम था, जेम्स एंड्रूज ब्राउन, रैमसे या ब्राउन। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, लॉर्ड डलहौजी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। अंग्रेजों द्वारा सिंध का विलय संपन्न हुआ, बताइए सिंध का विलय किसके शासनकाल पे संपन्न हुआ, जल्दी से आप बताइए। तो एलन जो थे गवर्नर बन के आए 1842 से 1844 तक। कौन, एलन बरो जी। एलन बरो जब क्या हुआ, भारत के गवर्नर जनरल 1842 से 1844 तक बन के आए। उसी समय इन्हीं के दौरान जो 1843 चार्ल्स नेपियर ने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश राज में, कौन, चार्ल्स नेपियर, याद आ जाएगा आपके एग्जाम में, उड़ जाएगा ये सवाल, क्या, चार्ल्स नेपियर, क्या होगा, चार्ल्स नेपियर। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए ये देखिए 61 वाले में आ गया, इसको बीपीएससी ने 2021 में पूछ ही लिया। तो क्या नाम था, चार्ल्स नेपियर, अभी हमने पहले ही बात किया। चलिए, सिंध पर ब्रिटिश का कब्जा कब हुआ था, अभी हमने बात किया 1843 में। क्या हुआ था, 1843 में क्या हो गया था, सिंध पर ब्रिटिश का कब्जा हुआ था। उस सब एलन बरो गवर्नर जनरल थे, कौन थे, एलन बरो गवर्नर जनरल थे। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1842 से 1844 है। और जो चार्ल्स नेपियर थे उन्होंने 1843 में क्या किया था, सिंध का विलय ब्रिटिश कब्जे, उसमें कब्जे में कर लिया था। सिक्किम का भारत में विलय किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, बताइए। जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने 1800 कब किया था, 1875 में वो 1850 में दार्जिलिंग के तराई में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल पर इसको ब्रिटिश में मिलाया गया। कब, 1850 में। ठीक है, कब, 1850 में, याद रखिएगा कब, 1850। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, तो बताइए कौन सा अवध का वो रेजिमेंट था। तो जेम्स आउट्रम थे, जो आउट्रम थे, देखिए मैं थोड़ा सा पढ़े दे रहा हूँ उनके बारे में। जो 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट बनाया गया था। ठीक है, उसने अवध कहा कि अवध का जो प्रशासन बहुत दूषित है और जनता की जो अवस्था है वो बहुत शोचनीय है। आउट्रम की रिपोर्ट फरवरी 1856 में अवध का अधिग्रहण कर लिया था। कब, 1856 में अवध का अधिग्रहण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा और कहाँ पे, बताइए। तो जो लॉर्ड डलहौजी थे 1853 में बम्बई से ठाणे, याद रखिएगा बम्बई से ठाणे, कहाँ, प्रथम जो बम्बई से ठाणे, कब, 1853 में, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्या होगा इसका ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण
किन शहरों के बीच हुआ दोस्तों? तो बताइए किन शहरों के बीच प्रथम रेल लाइन का? अभी मैंने बताया बम्बई से ठाणे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पे। भारत में पहली रेल लाइन 1853, बार बार रिपीटेड वही सवाल, बार बार वही चीज़ें आ रही हैं। चलिए, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल लाइन यात्रा प्रारंभ की? तो बताइए कौन सी कंपनी थी? अब इस बार कंपनी का नाम पूछ लिया है। ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे कौन थी दोस्तों? 1853 में ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर, ऑप्शन बी 1853 में। कब? 1853 में, मुंबई से ठाणे दोस्तों, ठीक है, मुंबई टू ठाणे, ठीक है दोस्तों। वहीं पे क्या की गई? ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे क्या किया गया? उसने, वही कंपनी ने सबसे पहले रेलवे की शुरुआत की। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आप बताइए। तो जो डलहौजी जी थे उन्होंने ही क्या किया था? उसी के समय स्वरूप देने वाले थे दोस्तों, ठीक है। अब ये क्या था मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड का था। इसके शासनकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया गया, ठीक है। कौन के सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग बनाया गया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, बताइए दोस्तों। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 2 बार का पूछा हुआ है लोअर पीसीएस में। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से लॉर्ड कैनिंग फरवरी 1856, मार्च 1862 के समय जुलाई 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह क्या किया था? अधिनियम 1856 अधिनियमित हुआ, ठीक है, जिसके अंतर्गत विधवा विवाह को वैध माना गया और उस विवाह से उत्पन्न बालक भी क्या होगा? वैध घोषित होगा। तो किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। तो बताइए 72वें का क्या होगा दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पे सुनाया था? इलाहाबाद में पढ़ाया गया था। आज भी मिंटो पार्क क्या है? बना हुआ है लॉर्ड कैनिंग द्वारा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग को ही मानते हैं। किसको मानते हैं? ऑप्शन सी इसका सही आंसर। देखिए बहुत रिपीटेड सवाल हैं जो बार बार क्या हो रहे हैं? आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? अभी हमने बताया इलाहाबाद में क्या किया था? सुनाया गया था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे, दोस्तों याद रखिएगा 75वें नंबर, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया। किसमें? 1858 के भारत शासन के अधिनियम में। लॉर्ड कैनिंग ने 1860 में सनद में के जारी किए जाने से 1858 को सामग्री की घोषणा में। तो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आप रिवीजन हमारी क्लासेस से कर सकते हैं दोस्तों, जो क्या होगा आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी, क्योंकि बहुत कम समय में लगभग 100 क्वेश्चंस मैं 1 घंटे के आसपास में कर डालता हूं। तो आपके रिवीजन के लिए क्या होगी? ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। आप रिवीजन में इन क्लासेस का रेफरेंस ले सकते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत के सामग्री नियुक्त किया गया। कब किया गया दोस्तों? 1877 में। मैं थोड़ा सा डिटेल में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। राजसी उपाधि अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की सामग्री घोषित किया गया। इस प्रकार सम्राट एडवर्ड 7 को वर्ष 1803 में तथा जॉर्ज 5 को 1811 में भारत का सम्राट घोषित किया गया था दोस्तों। तो जो ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब देता है। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली चतुराई पूर्ण निष्क्रियता, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो बताइए 18 का कौन सा सही, 78 का कौन सा सही होगा दोस्तों? तो जो सही सुमेलित है लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हमको पता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या है?
स्थायी बंदोबस्त लेके आए थे। जो चतुराई निष्क्रियता है दोस्तों, वो कौन लाए थे? जॉन लॉरेंस। कौन लाए थे दोस्तों? जो इसको कौन लाया थे? जॉन लॉरेंस लाए थे। कौन लाए थे? याद रखिएगा, लिख लीजिएगा अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे, जॉन लॉरेंस। ठीक है, जो आपको महत्वपूर्ण लगे, आपको पता है कि आपके पीसीएस ARO में डायरेक्ट घटना चक्र पूर्व अवलोकन से कई सवाल बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, आप लिख लिया करिए। देखिए, जो व्यक्तिगत नीति थी वो कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी लाए थे। लॉर्ड डलहौजी सहायक नहीं लाए थे, व्यक्तिगत नीति लाए थे। तो सहायक संधि कौन लाया था दोस्तों? कमेंट में बताइए, इसके पहले मैंने आपको बता दिया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एयो ह्यूम जी ने की थी। कौन किए थे? एयो ह्यूम ने किया था। ठीक है, ऑप्शन जो इसका होगा वो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, क्योंकि वही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए। वही सेम क्वेश्चन, अच्छा अलग है। लॉर्ड कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त एकदम सही है दोस्तों। 79 का कौन सा सुमेलित नहीं है? दी। कैनिंग ने क्या किया था? मैं अभी पहले ही बताया, जो क्या है उच्चतम निष्क्रिय, वो जॉन लॉरेंस लाए थे दोस्तों। कौन लाए थे? जॉन लॉरेंस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया? तो बार बार वही सवाल आ रहा है दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त किसके लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में क्या किया गया था? किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कार्नवालिस, स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड विलेजली। ये देखिए बार बार ये क्या करता है? सी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि इसके पहले मैंने बता दिया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन सी इसका सही सुमेलित नहीं है। आप बताइए कमेंट करके। पेशवाई को कब समाप्त किया गया दोस्तों? बताइए। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवा की गद्दी 1818 में समाप्त कर दी तथा पश्चिमी भारत में पेशवा का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा तथा शेष भारत पर राजनीतिक अधिकार कर लिया। ठीक है, तो इसको आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा 1818। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों, दोस्तों याद रखिएगा, देसी रियासतों के साथ 1817-18 संधि की बातचीत की थी? तो कौन सा होगा दोस्तों? इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? चार्ल्स मेटकाफ होगा दोस्तों। क्या होगा? चार्ल्स मेटकाफ होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? लॉर्ड कार्नवालिस एकदम सही सुमेलित है दोस्तों। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? सी नहीं सुमेलित, क्योंकि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके समय में हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। अभी हमने बताया आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी नहीं सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? बताइए 85 में कौन सा एक सही सुमेलित है? जल्दी से आप लोग आंसर करिए। विलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध एकदम सही सुमेलित है। ऑप्शन सी एकदम सही सुमेलित। आगे मैंने सब डिस्कशन कर लिया है, आप लोग क्या करिएगा, आप लोग इंपॉर्टेंट करके लिखते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो 86 का क्या सही है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो लॉर्ड लिटन थे उनके समय प्रथम आंग्ल युद्ध का आरंभ नहीं हुआ था दोस्तों। क्या? ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। इसके बारे में सबके बारे में मैं बता चुका हूं। अब आप क्या करिएगा, बार बार वही चीज़ें मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप मिला लीजिएगा। ये मैं बता चुका हूं। ऑप्शन क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। बताइए प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी? बताइए। जो लॉर्ड मेयो थे उन्होंने 1869 से 72 का शासनकाल था, 1872 में क्या किए थे? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रथम जनगणना शुरू हुई थी, लेकिन अस्थायी रूप से कब हुई? लॉर्ड रिपन में। कब? 1881 में। ठीक है, ये 1872 की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल, वह कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनगणना? वही सेम सवाल, लॉर्ड मेयो होगा। सेम आंसर, ऑप्शन डी सही आंसर। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो बताइए कौन, किसको क्या किए गए? हत्या कर दी गई थी। वो भ्रमण करने गए थे भाई साहब, यहाँ घूमने गए थे,
कहाँ गए थे? फिर एक अपराधी थे, कैदी थे, उन्होंने क्या किया, मेयो को वहीं पे घुमा दिए। क्या कर दिए? वहीं पे मेयो को ऑप्शन सी पे घुमा दिए, कह दिए कि अब जाओ तुम वहीं पे घूम लो। ठीक है, तो ये क्या होगा, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान हो गई। तो कौन थे घूम गए थे? मेयो घूम गए थे। कौन घूम गए थे? ऑप्शन बी घूम गए थे दोस्तों। ठीक है, चलिए 93 बताना है आप लोगों को। और दिख रहा है आप लोगों को मेयो को, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। क्या एकदम सही है दोस्तों? ये पहला कदम था। हाँ, एकदम सही है। प्रांतीय सरकारों की कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था, एकदम सही है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, एकदम सही है। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं को पर ध्यान केंद्रित किया, एकदम सही है। ये 2023 बीपीएससी में पूछा गया है। देखिए मैं बताया ना, सब आपके क्या हैं, सब आपके अपडेटेड मटेरियल है, आपको कुछ भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर को छोड़ के ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बस आपको करंट अफेयर अपडेट करना है दोस्तों, बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। तो कौन था दोस्तों? लॉर्ड लिट्टन का जो समय था 1876 में वायसराय बन के आया। आने के बाद अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन किया, कुशल अकर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण किया। अग्रगामी नीति कौन? लॉर्ड लिट्टन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगले सवाल पे, लॉर्ड लिट्टन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं था? बताइए किससे नहीं संबंधित है लॉर्ड लिट्टन? तो जो लॉर्ड लिट्टन थे वो एल्बर्ट विवाद से नहीं संबंधित थे, क्योंकि लॉर्ड लिट्टन क्या थे? एल्बर्ट जो विवाद था वो न्यायाधीशों से संबंधित था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, इससे संबंधित नहीं थे। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था दोस्तों? तो बताइए किसने स्थानीय स्वायत्त प्रशासन को किसने किया था दोस्तों? जल्दी से आप लोग आंसर करिए, किसने किया था? तो जो हमारे लॉर्ड रिपन जी थे उन्होंने क्या किया था? स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन इसका सही आंसर होगा। चलिए 100वें नंबर पे एल्बर्ट विवाद क्या था? देखिए सर सीपी एल्बर्ट वायसराय के परिषद के विधि सदस्य थे। उन्होंने 2 फरवरी 1883 में विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे एल्बर्ट बिल की संज्ञा के नाम से जाना जाता है। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाएं। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषकारों का कुठाराघात माना। एल्बर्ट बिल को लेकर विवाद के कारण ही 1884 में लॉर्ड लिपन ने अपना पूरा कालकाल होने से पहले ही त्याग दे दिया। तो इसमें से कौन संबंधित? यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है दोस्तों। चलिए ये 103वां नंबर सवाल है, आप बताइए। फैक्ट्री अधिनियम 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया। क्या सही है? नहीं, गलत है। एम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने के अग्रगामी थे। जो इसका 2 होगा एकदम सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे सूची 1 को मिलाइए। क्लाइव क्या थे? वेंटिंग, चार्ल्स कर्जन। बताइए जल्दी से, इनको मिलाइए आप लोग। क्या होगा? 1 का क्या होगा दोस्तों? बंगाल में दोहरा शासन किसके द्वारा लाया गया था दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। तो क्या होगा? 1 का सी दोस्तों। ठीक है, फिर बी का बेंटिंग ने अंग्रेजी शिक्षा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। क्या होगा? डी होगा, मतलब 2 का डी। चार्ल्स मैककाफ जो थे दोस्तों, प्रेस पे प्रतिबंध हटा दिया था इन्होंने। क्या किया था? प्रेस पे प्रतिबंध। जो कर्जन थे, बंगाल विभाजन इन्हीं के समय हुआ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, बताइए सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। एकदम सही है। क्या होगा? सती प्रथा, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में।
ठीक है दोस्तों। अब क्या है, लॉर्ड डलहौजी के समय में व्यक्तिगत नीति आई स्वायत्तता लॉर्ड रिपन के संबंध में। ठीक है, तो जो लॉर्ड डलहौजी होगा वो व्यक्तिगत, ए का डी, 2 ऑप्शन ऑटोमेटिक कट गए दोस्तों। अब 2 का लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या किया, सती प्रथा का उन्मूलन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 107 का दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी गवर्नर जनरल जोड़ी घटना सुमेलित नहीं है, बताइए। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन सी सुमेलित नहीं है, 108वें नंबर का बताना है। तो जो लॉर्ड एलन बने थे उन्होंने सिंध का क्या किया था, अच्छा कौन सा सुमेलित है, तो ये देखिए रेगुलेटिंग एक्ट जो 1873 में आया, कॉर्नवालिस नहीं, वारेन हेस्टिंग्स थे। बेलेजली स्थायी बंदोबस्त नहीं, उससे कॉर्नवालिस संबंधित है, ये एकदम संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है दोस्तों। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके समय हुई, बताइए किसके समय हुई, तो लॉर्ड कर्जन के समय हुई। ऑप्शन सी इसका क्या हुई दोस्तों, कौन सा सवाल है, 110वें नंबर, लॉर्ड कर्जन के समय हुई दोस्तों। क्या हुई, किसके समय हुई थी, लॉर्ड क्या हुई थी दोस्तों, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी वो किसके समय, लॉर्ड कर्जन के। मैं सही बोल रहा था लेकिन ऑप्शन गलत लगा रहा था, ऑप्शन ए सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, ब्रिटिश में साम्राज्य के बारे में कालानुक्रम बताना है आपको। देखिए नीचे आंसर भी इसका सेट हो गया है, ये तो पेपर क्या हो गया, लीक हो गया है। तो चलिए इसका जो कालानुक्रम है, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 और लॉर्ड इरविन 26 से 31 तक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए इसको बताना है 127 नंबर को आपको सूची मिलाना है दोस्तों, 127 का सूची मिलाना है। बताइए सतारा सबसे पहले हमने देखा, सतारा जो है वो सबसे पहले कब, 1848 में, मतलब बी का 1 होगा, बी का 1 तीनों में दिया हुआ है। और इसके बाद हमने देखा जो अवध है 1856 में, अवध 1856, सी का 4 होगा, सी का 4 होगा, बी का 1 होगा। इसके बाद झांसी 1854 में, डी का 3 होगा, डी का 3 होगा। चलिए और संबलपुर क्या हो जाएगा 1849 में, बताइए। तो ए का 2, ए का 2, बी का 1, बी का 1 और सी का अवध 1856, सी का 4, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगले सवाल पे। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है भारत में रहते कि इससे शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। बताइए 119वें का किसने कहा था दोस्तों, किसने कहा था, आपको आंसर करना है। तो लॉर्ड कर्जन, जो कर्जन थे उन्होंने कहा था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 120 में बताइए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीते और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध इस्तेमाल करें, तो लॉर्ड मिंटो थे। कौन थे, ऑप्शन डी सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए निम्नलिखित में से इसका आंसर आप लोग क्या करना है, कमेंट में बताना है दोस्तों। क्या करना है, ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। दोस्तों जो एक लाइन में बोलता हूँ हर बार, सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। दोबारा ये लाइन में बोल रहा हूँ, सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाऊँ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। दोस्तों ठीक है, नमस्कार। आप लगातार हमारी क्लासेस देख रहे हैं, हमसे जुड़े हैं, ये आपका क्या है वो लगातार हमारे क्लासेस रिवीजन के तौर पे आप ले सकते हैं। लगातार जुड़े रहिए और हमारी क्लासेस का आनंद लेते रहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।